नमस्कार, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सिलेबस है उसे विस्तार से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये सिलेबस मूलतः जो साइट पर है वो अंग्रेजी भाषा में छपा हुआ है, लेकिन हमने आप लोगों की सहूलियत के लिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको उपलब्ध करवाया है। इस पूरी सीरीज में आप इस वक्त मोबाइल फोन पर जो कलाम एकेडमी का सेकंड ग्रेड का कोर्स देख रहे हैं, यहां पर आपको मिलेंगे न सिर्फ क्लासरूम वीडियो लेक्चर्स बल्कि प्रिंटेबल डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स और उसके साथ ही टेस्ट सीरीज। और ये 3-in-1 पैकेज जो है, इसका एक पहला जो आज का जो वीडियो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को या आज के इस सत्र को, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का सिलेबस। आप सभी जानते हैं कि 20 प्रश्न आपके जीके के पेपर में, जो फर्स्ट पेपर होता है सेकंड ग्रेड का, माफ कीजिएगा, उसमें पूछे जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से, और इन्हें करीब 7-8 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट जो उन्होंने कही है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान। उसमें वो पूछते हैं उसका अर्थ, उसके क्षेत्र यानी उसका स्कोप, और विभिन्न कक्ष परिस्थितियों में शिक्षक के लिए उसके निहितार्थ। यानी एक क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा है, जब आप लोग पढ़ाएंगे, तो आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस विषय को जानना, जिससे कि आप अपना जो कार्य है, आप अपना जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसे बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएं, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बच्चों को पहचानना भी है, उनकी कमियों को, उनकी खूबियों को एक साथ लेते हुए चलना भी है। क्लासरूम के अंदर हम जो सामाजिक संस्कार हैं, उन संस्कारों को भी हम विद्यार्थियों को दें, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। और इन सब को लेकर शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसकी बात होती है। तो इस यूनिट में हम वो भी समझेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसमें आए, वर्तमान की क्या परिस्थिति है, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसमें कौन सी परिभाषा किस व्यक्ति ने दी, ये सारी बातें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी यूनिट है वो है अधिगम से जुड़ी हुई, यानी कि लर्निंग कुल मिलाकर वही है जिसे हम पढ़ते हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट की एग्जाम हो, तो उसी की बात इसमें होती है कि लर्निंग के अर्थ, यानी कि अधिगम के अर्थ एवं प्रकार, अधिगम के सिद्धांत। और सिद्धांत शब्द देने का मतलब है कि हमें व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और सभी उपागम जो है वो अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत समझने हैं। फिर शिक्षक के लिए उनके निहितार्थ, यानी शिक्षक के लिए, टीचर के लिए उनके इंप्लीकेशंस क्या हैं, ये जानना है। फिर अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के भी कोई सिद्धांत हैं तो उन सिद्धांतों को हम जानेंगे। और फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कितने व्यक्तिगत कारक है, कौन कौन से पर्यावरणीय कारक है, किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी हुई है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, वही जिसको हम संरचनावाद या निर्मितवाद के नाम से जानते हैं, और उसी को यहां पर हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी यूनिट्स इस प्रकार से डिस्क्राइब की गई है। फिर आते हैं अधिगमकर्ता के विकास की बात करने के लिए, और अधिगमकर्ता का विकास मतलब वही चाइल्ड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करें। ये चाइल्ड डेवलपमेंट वही है जिसे आपने अगर रीट की एग्जाम दी हो तो रीट में पढ़ा होगा, या फिर कुछ सीटेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। ग्रेड 1 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट है, सेकंड ग्रेड में भी है, आपके रीट में भी रहा है, और करीब करीब शुरुआती जो चीजें हैं वो सब लगभग एक जैसी हैं। जैसे यहां पर इन्होंने बात केवल शारीरिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक विकास और बालक विकास संप्रत्यय, इन सब की बात की, लेकिन क्या इसको हम बिना विकास के सिद्धांतों को जाने, बिना वृद्धि और विकास की संकल्पना को जाने समझ सकते हैं? तो ये करीब करीब वही चीजें हैं जो रिपीट हो रही है, जो आपने पढ़ रखी है, चाहे आपने बीएड के दौरान पढ़ी हो, चाहे आप अब इसे पढ़ें, चाहे आपने पूर्व में परीक्षा की तैयारी की हो तब पढ़ी होगी। तो हम विकास के वृद्धि, विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं, और फिर शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। फिर आता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, वही पर्सनैलिटी जिसके बारे में गॉर्डन आलपोर्ट की परिभाषा बड़ी प्रचलित है, वही पर्सनैलिटी जो पर्सोना शब्द से निकली हुई है, लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है मुखौटा। और उस व्यक्तित्व के मुखौटे से मुखौटा हटाकर उसकी वास्तविकता को जानने की कोशिश करेंगे। हम अर्थ समझेंगे, व्यक्तित्व के लिए जो महत्वपूर्ण उपागम है
प्रारूप उपागम है, विशेषक उपागम है, उनको जानने की कोशिश करेंगे। फिर व्यक्तित्व का जो विश्लेषण है, परीक्षण है, कौन कौन सी अप्रोच है उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच कौन सी है, उसके अंदर जो प्रोजेक्टिव अप्रोच कौन सी है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, इंक प्लॉट टेस्ट है, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की बात करेंगे। इसको इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन जो है ये फर्स्ट ग्रेड में भी एक अलग से यूनिट बना के दिया गया है। और समायोजन एवं विधियां, कुसमायोजन, तो विधियों का मतलब यहां पर प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, उन्हें भी हम समझने की चेष्टा करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। फिर बात करते हैं बुद्धि और सृजनात्मकता की, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो इसका अर्थ क्या होता है बुद्धि का, बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, वन फैक्ट, कितनी थ्योरियां हैं बुद्धि से जुड़ी हुई, सिंगल फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। बुद्धि के परीक्षण पर कैसा कैसा काम हुआ है, बिने से जो चीजें शुरू हुई वो आगे कहां तक पहुंची है, और भारत में जो परीक्षण हुए हैं बुद्धि के, उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमारे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। बुद्धि की अधिगम्य भूमिका एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर दे रखा है। और साथ ही साथ इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि की भी बात की है, जो कि सैलोवी-मेयर और डेनियल गोलमैन, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नामों के रूप में पढ़े जाते हैं। फिर आते हैं अभिप्रेरणा पर। तो अभिप्रेरणा का अर्थ, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका और उपलब्धि अभिप्रेरण, इसकी बात इस परीक्षा के अंदर कही गई है, सिलेबस में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब जब उन्होंने अभिप्रेरण यानी कि मोटिव की बात करी है, तो हम केवल उपलब्धि अभिप्रेरण पे नहीं जाएंगे, हम सभी मनोसामाजिक और जैविक अभिप्रेरकों को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे उन सिद्धांतों को जो कि अभिप्रेरणा जिनसे गवर्न होती है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। बहुत सरल सा टॉपिक है, अर्थ एवं स्रोत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, CWSN की बात की है ग्रेड 2 में कई बार, यहां तक कि एक बार तो CWSN की फुल फॉर्म ही पूछी गई है। तो CWSN जो है, कई परीक्षाओं ने पूछी है CWSN की फुल फॉर्म, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेड 2 ने एक बार यह भी पूछ रखा है कि इनमें से कौन कौन CWSN के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस तरह की चीजें पूछी गई हैं, तो आपको इसे भी समझना है, आपको प्रतिभाशाली विद्यार्थी को समझना है, आपको धीरे अधिगम करता, जिसको स्लो लर्नर कहते हैं, उन्हें समझना है, अपराधी बालक को समझना है, ऐसे में सृजनात्मक बालक, और वो जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको, गिफ्टेड लर्नर, टैलेंटेड लर्नर, उन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर शिक्षा का विकास एवं निहितार्थ, ये आपकी अंतिम यूनिट है, जिसमें सबसे पहले बात की गई है स्व के संप्रत्यय की। आपने अगर 12वीं कक्षा की NCERT देखी हो तो व्यक्तित्व का जो चैप्टर है उससे 2 पेज पहले उसमें स्व की बात करी है, आत्म के प्रत्यय की बात करी है। तो सेल्फ यानी कि आत्म का जो प्रत्यय है, जिसे कई किताबों में स्व का प्रत्यय भी लिखा गया है, उसकी यहां पर हम बात करेंगे। रुचि की बात करेंगे, आदतों की बात करेंगे, अभिवृत्ति की बात करेंगे, अभियोग्यता की बात करेंगे, और सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स की बात करेंगे, और किस तरह से ये विद्यार्थी में डेवलप हो सकती है उसकी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारा सिलेबस है जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, और इसको बहुत ही सरलता से आप लोगों तक वीडियोस के जरिए, बहुत ही इंटरैक्टिव लेक्चर्स के जरिए हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी हां साथियों, आपके लिए कुछ इस तरह से लेक्चर्स आएंगे कि आप अपना एक शेड्यूल बना सकें कि मुझे दिन के 2 लेक्चर देखने हैं, मुझे दिन का 1 लेक्चर देखना है, 3 लेक्चर देखना है, और उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं वो प्रथा, वो यात्रा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।